हेलो स्टूडेंट्स, एक नोटिस में दे दूं। ज्योमेट्री का जो ट्रायंगल चैप्टर है, उस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में फोर्थ थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चैप्टर नंबर 2 में सिमिलरिटी का सारा थ्योरम। चैप्टर नंबर 3 में दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो वर्टिकल एंगल के बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा। यही सभी थ्योरम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, लेकिन कोविड-19 वाली महामारी के वजह से लगातार बंद रहे स्कूल को ध्यान में रख करके सीबीएसई बोर्ड वाले सिलेबस को मिनिमाइज कर दिए। तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल नाम का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो 3rd एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज में दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, इस थ्योरम को रिमूव कर दिया गया है। आपको यह इंफॉर्मेशन मिला होगा कि सिलेबस मिनिमाइज कर दिए गए। तो सिलेबस मिनिमाइज जो हुआ, उसमें किसी फुली चैप्टर को रिमूव नहीं किया गया। प्रत्येक चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक को रिमूव कर दिए गए। कुछ बच्चे अपने कमेंट में व्हाट्सएप के माध्यम से यह लिख रहे थे, नया सिलेबस क्या होगा? अरे यार, सिलेबस तो वही है, केवल प्रत्येक चैप्टर से कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया जो सीबीएसई के साइट पर उपलब्ध है। तुम 10th क्लास का स्टूडेंट हो, अपने आप को काफी स्मार्ट समझते हो, और यह कोविड-19 तो आपके अंदर स्मार्टनेस ला ही दिया है। हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड सेट है। उसमें नेट का कनेक्शन है। cbse.nic पर सर्च करना है, अपडेट सिलेबस के बारे में जानना है, रिमूव होने वाले पार्ट्स को बुक में अंडरलाइन कर देना है।
तुम तो कंपटीशन वाले माहौल में हो, एनटीएससी का एग्जाम देना है, बहुत तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको इस वर्ष देना होगा। बताओ, किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक रिमूव करके एनटीएससी एग्जामिनेशन या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक किया जा सकता है क्या? तो जब ऐसा नहीं किया जा सकता तो फिर हम लोग मिनिमाइज करके पढ़ें वो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जैसे ही दिमाग में एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कंसेप्ट बनता है तो फिर सिलेबस को मिनिमाइज करने की बात आती कहां से है? और अपने कमेंट में क्या क्या नहीं लिखते हो। सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो, तेरे अंदर इतना स्मार्टनेस तो होना ही चाहिए। अगर इतना भी सेंस नहीं है तो फिर आगे मुझे कुछ नहीं करना। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो ट्रायंगल से रिलेटेड है उसमें पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करके देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करके दिखलाता हूं, जो इसके ठीक पीछे वाले साल में भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। और यह जान लो कि यह ठीक पीछे वाले साल में पूछे गए, क्या इस बार नहीं आने वाले? ऐसा नहीं है। ये सब ऐसे थ्योरम हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अल्टरनेट ईयर भी रिपीट होते हैं, कंटिन्यू ईयर भी रिपीट होते हैं। इसलिए यह कह देना कि पिछले साल वाला एग्जामिनेशन में यह था, इस बार नहीं आने वाला, यह तो बेईमानी हो जाएगा। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम के विषय में बता दूं, ध्यान से देखोगे आप, समझने का प्रयास करोगे। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है भी तो राइट ट्रायंगल है। जब मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा था तो मैंने यह भी बताया होगा कि एक ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मेजर वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो, उस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल बोलते हैं। एक राइट ट्रायंगल में राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, जिसको H से डिनोट करते हैं। बाकी दो साइड में कोई एक परपेंडिकुलर तो कोई एक बेस होता है, और यह डिपेंड करता है कि एक्यूट एंगल के रूप में तुम किसका यूज कर रहे हो। तो यह तो हो गई बात ट्रिगोनोमेट्री की, लेकिन हम तो अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पर बातें हो रही है। इसलिए यह एसी जो राइट एंगल का अपोजिट साइड है, इसको हाइपोटेनस
बाकी दो में से एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस के रूप में यूज करना है। अब जरा देखो पाइथागोरस थ्योरम का कंटेंट। पाइथागोरस थ्योरम का कंटेंट क्या है? तो कंटेंट है स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू sum of the square of other two sides. A square of longest side is equal to sum of the square of other two sides. यही पाइथागोरस थ्योरम का सही कंटेंट है जिसको हमें प्रूफ करना है। अब शायद आपको यह भी पता होगा कि एक राइट ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वह हाइपोटेनस ही तो होता है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। अब ट्रायंगल एबीसी में लॉन्गेस्ट साइड एसी और बाकी दो साइड मींस एबी और बीसी इज लेस देन एसी। बाकी दो एबी और बीसी जो हैं उनका लेंथ एसी से कम है, क्योंकि हाइपोटेनस को ही राइट ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड कहा जाता है। अब ध्यान दोगे गिवन में क्या लिखोगे, चूंकि पाइथागोरस थ्योरम हम प्रूफ करने वाले हैं तो गिवन में लिखोगे लेट एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद सेकेंड स्टेप है टू प्रूव दैट वाला स्टेप में ये तो थ्योरम प्रूफ करने का पहला स्टेप है, या तो दूसरा स्टेप है। टू प्रूव दैट वाला स्टेप में आप लिखोगे स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड मींस स्क्वायर ऑफ एसी इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स मींस स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC। यही तो प्रूफ करना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तीसरा स्टेप जो कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में आप लोगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC ले लोगे। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC ले लिया। क्या इसको केवल लैंग्वेज में लिख देने से होगा? बिल्कुल ही नहीं। आपको BD परपेंडिकुलर टू AC लेना होगा, फिगर में दिखाना होगा। तो एक फिगर, फ्रेश फिगर बना लो आप। ट्रायंगल का नाम ABC दे दो। ABC ट्रायंगल में राइट एंगल B है, B का अपोजिट साइड AC है। AC पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर BD है। BD किस रूप में है? परपेंडिकुलर के रूप में। किस पर है? साइड AC पर है। तो जो बात मैं कंस्ट्रक्शन में लिखा सेम बात को इस फिगर पर रखने का प्रयास किया। तो बताओ, गिवन टू प्रूव दैट
कंस्ट्रक्शन फिगर सहित आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर है। अब मैं लिए चलता हूं प्रूफ की तरफ। तो जरा फोर्थ स्टेप में क्या है तो प्रूफ है। जरा इस प्रूफ वाले स्टेप को देखो। प्रूफ वाला स्टेप में आप ऊपर का छोटा वाला ट्रायंगल, मैं ऊपर का छोटा वाला बोला मीन्स ट्रायंगल एडीबी, और सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल मीन्स एबीसी। इन्हीं दोनों को सिमिलर साबित करेंगे। जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो यहां कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, और जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का तो 3 पेयर बनता है। यहां 3 पेयर को नहीं दिखाना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो 3 पेयर बनता है उसको रेशियो के रूप में मत दिखाना, बस 2 ही पेयर को दिखाना है। और एक ट्रिक बता दूं कि वो दोनों पेयर में किसको दिखाना है। तो यहां देख लो पहले, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B हो गए। ये दोनों ट्रायंगल में एंगल D का मेजर वैल्यू और एंगल B का मेजर वैल्यू दोनों सेम है। इसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल A जो कॉमन है। एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब इक्विएंगुलर होंगे, यानी एंगल B का मेजर वैल्यू एंगल C के मेजर वैल्यू के बराबर होगा। तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। मैं अभी तुरंत कह रहा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का तो 3 पेयर 2 ट्रायंगल में बनता है। क्या ये तीनों पेयर का रेशियो डिस्प्ले करना होगा पाइथागोरस थ्योरम के लिए? तो मैं आपको बता दूं, नहीं नहीं नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के 2 ही पेयर को रेशियो के रूप में डिस्प्ले करना है। तो अब एक बात दिमाग में आ रही होगी, किसको नहीं करना है, किसको डिस्प्ले नहीं करोगे आप? कौन डिस्प्ले नहीं होगा? डिस्प्ले कौन होगा, डिस्प्ले कौन नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है उसका रेशियो डिस्प्ले होगा। जो थर्ड एंगल के सामने वाला साइड है उसका रेशियो डिस्प्ले होगा, लेकिन जो कॉमन एंगल के सामने वाला साइड है उसका रेशियो डिस्प्ले नहीं होगा। याद रखना इस ट्रिक को, कारण कि इसी ट्रिक के आधार पर पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में दो केसेज को डिस्प्ले किया जाएगा, और उन्हीं दोनों केसेज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके जो फाइनलाइज केस आएंगे उन दोनों केसेज को ऐड करेंगे। ऐड करने से पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है पूरा हो जाएगा, जो साबित करना है वो आ जाएगा। तो यहां देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, समझ तो गया सिमिलर है, लेकिन लिखोगे ना तो लिखोगे
in triangle ADB and triangle ABC, angle A is equal to angle A, common angle है, angle D is equal to angle B, and angle D is equal to angle B is equal to 90 degree, and angle ABD equal to एंगल ACB, जो थर्ड एंगल है, ये दोनों तो कॉमन एंगल है, ये दोनों तो राइट एंगल है। तो जब दो ट्रायंगल का दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। जहां स्टार का सिंबल दिया हुआ है यही तीसरा एंगल तो है, राइट एंगल डी है, कॉमन एंगल ए है, थर्ड एंगल एंगल एबीडी है पहला ट्रायंगल में, थर्ड एंगल एसीबी है दूसरा ट्रायंगल में। तो यहां एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो यहां लिखोगे, इतना के बाद लिखोगे देन सिमिलरिटी क्राइटेरिया फ्रॉम ए क्राइटेरिया के आधार पर ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। जब सिमिलर है तो रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम होगा। तो रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का तो तीन रिजल्ट आएगा। क्या ये तीनों रिजल्ट का यूज करना है? बिल्कुल ही नहीं। अभी तुरंत बोला है मैंने कि रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में दो ही पेयर का यूज करना है, और वो दोनों पेयर में पहला पेयर राइट एंगल के सामने वाला साइड के रूप में, दूसरा पेयर थर्ड एंगल के सामने वाला साइड के रूप में होगा, कॉमन एंगल के सामने वाला साइड के रूप में नहीं होगा। इस ट्रिक को याद रखना हमेशा। अगर यह ट्रिक आपको पता है तो फिर आप आराम से बना लोगे, प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो बताओ, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फ्रॉम ए ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, देयरफॉर रेशियो बिटवीन corresponding sides are same। अगर ऐसा है सो अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो में किसको डिस्प्ले करना है? राइट एंगल के सामने वाले को। तो इस ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला AB, इस ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला AC। तो यहां AB अपॉन AC इज इक्वल टू पहला वाला ट्रायंगल में थर्ड एंगल के सामने वाला AD, दूसरा वाला ट्रायंगल में थर्ड एंगल के सामने वाला AB। तो यहां AD अपॉन AB। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम।
सेम मीन्स इक्वल, मीन्स बराबर। क्रॉस करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो ए स्क्वायर ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए सी एंड ए डी। इसका नाम दे दोगे केस नंबर फर्स्ट। जब केस नंबर फर्स्ट आ गए तो अब केस नंबर सेकंड की बारी है। तो केस नंबर सेकंड के लिए नीचे का छोटा वाला ट्रायंगल और सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल में चल देना। तो नीचे का छोटा वाला जो राइट ट्रायंगल है इसका नाम है बीडीसी, बीडीसी। और सबसे बड़ा वाला का नाम एबीसी है। ये दोनों एंगल इक्वल है, पता है दोनों एंगल का मेजर वैल्यू 90 डिग्री है। एंगल सी कॉमन है, तो बताओ एंगल डीबीसी इक्वल टू एंगल बीएसी होगा। ये तो थर्ड एंगल है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू 90। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल, ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। ये दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर है। जब एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर है तो बताओ रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम होगा। तो यहां भी रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में दो ही पेयर को डिस्प्ले करना है, राइट एंगल के सामने वाला पेयर को और थर्ड एंगल के सामने वाला पेयर को। कॉमन एंगल के सामने वाला पेयर को डिस्प्ले नहीं करना। तो जब केस नंबर फर्स्ट आ गए, इसके बाद क्या करोगे, क्या पूरा लैंग्वेज लिखना होगा? तो मैं आपको बता दूं लिख भी सकते हो, और यदि लिखना नहीं चाहते, इस तरीके से लिखना नहीं चाहते, तो सिमिलरली एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज कर दोगे। सिमिलरली माने इसी प्रकार, जिस प्रकार आपने केस फर्स्ट को लाया है, सिमिलरली वर्ड का यूज कर दोगे तो यह डायरेक्ट यह बात लिखने के लिए फ्री हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। तो तुम लिख भी सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। इस तरीके से चूंकि फिगर बना ही लिए हो, इस तरीके से लिख करके तुम केस सेकंड तक पहुंच सकते हो। नहीं भी लिख सकते हो। नहीं लिखने के लिए एक वर्ड का यूज करना होगा, और पता है वह वर्ड है सिमिलरली। तो हम सिमिलरली वर्ड का ही यूज कर रहे हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, तो अपोजिट रेशियो बिटवीन अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल मींस BC अपॉन AC इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन अपोजिट साइड ऑफ थर्ड एंगल मींस DC रेशियो BC। कारण कि यहां थर्ड एंगल के सामने DC और यहां थर्ड एंगल के सामने BC। तो बताओ DC और BC कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो रेशियो
रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ थर्ड एंगल, रेशियो बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ राइट एंगल आर सेम हो गए। यहां डिस्प्ले किसको नहीं करना है, कॉमन एंगल के सामने वाले साइड के पेयर को डिस्प्ले नहीं करना रेशियो में। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि करोगे तो स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AC एंड DC, इसका नाम दे देना केस सेकेंड। अब दोनों केसेज को आप ऐड कर दोगे, मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि ये दोनों केसेज को ऐड करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वह अचीव हो जाएगा। तो यहां लिखोगे एडिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा को ऐड कर दोगे तो पहला यही न है, स्क्वायर ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AC एंड AD, पहला यही तो है। दूसरा है स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ AC एंड DC, ये दूसरा तो है, दोनों को ऐड कर दो तो लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करोगे, स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू राइट साइड में प्रोडक्ट ऑफ AC इंटू AD प्लस प्रोडक्ट ऑफ AC एंड DC। अब बताओ यहां AC तो कॉमन लिया जा सकता है, तो जब आप AC कॉमन लोगे राइट साइड में तो AC कॉमन लोगे, AC चूंकि दोनों में है, अगर AC कॉमन लोगे आप तो बच जाएगा फर्स्ट टर्म में AD एंड सेकेंड टर्म में DC, ये दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि यहां जो है ऐड का ही तो साइन है। अब यहां AC तो हुआ, अब मैं उस फिगर को देखो जहां D लाइज ऑन AC था, तो जब D लाइज ऑन AC है तो AD प्लस DC इज इक्वल टू AC ही तो हुआ, AD प्लस DC इज इक्वल टू AC, प्रोडक्ट ऑफ AC एंड AC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AC, तो स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AC आ गया ना। लास्ट में लिख देना, लास्ट में क्या लिख दोगे, लास्ट में लिख दोगे हेंस स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। यही लैंग्वेज में लिखना बाकी रह गया है, तो यहां लास्ट में लिख देना हेंस स्क्वायर ऑफ longest side is equal to sum of the square of other two sides। बताओ पाइथागोरस थ्योरम में यही प्रूफ करना था ना, जिसको आपने बखूबी प्रूफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AC, जहां AC लॉन्गेस्ट साइड है तो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। लास्ट में लिख देना प्रूव्ड। बताओ बेटा इस काम को आप याद कर लोगे? ये जो थ्योरम है ना, यह काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान
लेना, आप बना लोगे, मुझे भरोसा है आप बना लोगे। बताओ बना लोगे ना? यही लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर का थ्योरम है और इस पर आने वाले जो डिडक्शन होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इस थ्योरम को अच्छे से प्रूफ करना सीख लेना। यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बात को गांठ बांध लेना, वाकई यह इंपॉर्टेंट है और हमेशा रिपीट होते रहता है सीबीएसई बोर्ड वाले क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान रखोगे आप। ऐसे भी आपका जो मैथमेटिक्स सिलेबस है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक बेसिक मैथमेटिक्स, दूसरा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो यदि बेसिक में आएगा तो स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, स्टैंडर्ड में आएगा तो बेसिक में नहीं आएगा, और नहीं तो दोनों में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखोगे। और बेसिक और स्टैंडर्ड की भाषा जैसे ही विद्यालय खुलेगी आप लोग को यह बता दिया जाएगा कि कौन से स्टूडेंट को बेसिक और कौन से स्टूडेंट को स्टैंडर्ड सेलेक्ट करने की जरूरत होगी। इसका सारा इंफॉर्मेशन जो भी इससे रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन है इसको बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। बस देर है तो स्कूल ओपन होने का देर है, इस इंफॉर्मेशन से आपको रूबरू करा दिया जाएगा। ध्यान रखोगे, इस थ्योरम को प्रूफ कर लेना। बताओ